हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और 12th क्लास के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए अमेजिंग, एक्साइटिंग, धुआंधार, धमाकेदार सेशन लेके, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका आगाज हमने कर दिया है पिछले वीडियो में, लेकिन अब स्पेसिफिकली पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करने वाले हैं। तो भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं RLVP। ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वो पहली प्रॉपर्टी है जो सल्यूट के अमाउंट पर इन्फ्लुएंस्ड होती है, सल्यूट के अमाउंट से चेंज होती है और सल्यूट के अमाउंट पर निर्भर करती है। क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी हम भरपूर चर्चा करेंगे। और सिर्फ थ्योरी पार्ट तक हम इस बात को नहीं रखेंगे, बल्कि आपको पता है कि इसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि लगभग आपको 1500 से ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं यहां पर चैप्टर वाइज। तो ये पूरे चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं थ्योरी के बाद। उसके अलावा हम लोग वन शॉट रिवीजन, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशंस, ये सारे सेशंस आपको कंप्लीटली देते हैं आईआईटी जेईई और नीट के चैनल यानी कि जीत के चैनल पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी सब्सक्रिप्शन के तहत मिलेगा या कोई पेमेंट करने पर मिलेगा या कोई कूपन कोड लगाने पर मिलेगा। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। मैग्नेट बेस एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो 100% एजुकेशन फ्री देता है। कंप्लीट एजुकेशन नर्सरी से लेकर 12th तक, शायद ही कोई क्लास, शायद ही कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जहां मैग्नेट बेस पर अवेलेबल ना हो, क्योंकि सारा कंप्लीट पैकेज आपको बनाकर दिया हुआ है। बस आपको जाना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वहां पर लेक्चर्स को डेडिकेटेडली देखना है। सेम चीज जेईई और नीट के लेक्चर्स भी आपको वहां पर मिलेंगे, और दोनों जगह यूट्यूब पर भी मिलेगा और वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट magnetbase.com है, आप बिल्कुल इसको एक्सेस कर सकते हो और सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और समझते हैं कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, वेपर प्रेशर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपोनेंट के, किसी भी कंपाउंड का जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर की बात हमने हालांकि एक अलग से वीडियो देखा था, एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखा था वेपर प्रेशर का, उसमें हमने डिटेल में बात करी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है या अभी तक आपको वेपर प्रेशर क्या होता है ये नहीं पता है, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। वहां पर बहुत डिटेल में मैंने वेपर प्रेशर समझाया है। वो वेपर प्रेशर को आपको पहले वो वीडियो देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है आपको। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो अपन को देखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, वेपर प्रेशर तो हम समझ गए, वेपर प्रेशर तो हम जान गए, लेकिन मुद्दा यह है कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, और रिलेटिव भी छोड़ो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है अभी हमको यह समझना जरूरी है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग मतलब कमी आना, वो क्यों आती है और किस लिए आती है। तो पहले तो यह इस कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट भरा हुआ है। इस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट भरा हुआ है। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब प्योर सॉल्वेंट है, तो दिस कंटेन्स प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट है। और इसको मैं हर बार की तरह हीट कर रहा हूं। इसको मैं हीट कर रहा हूं। हीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हीट करेंगे तभी तो भैया वेपर बनेंगे और तभी तो भाई वेपर प्रेशर लगेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस कंटेनर को हीट करूंगा, हीट करने पर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स के बाद इक्विलिब्रियम आएगा,
जल्दबाजी नहीं करेंगे, वेपर के द्वारा स्टार्टिंग का प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं होता, हमें पता है ये बात। हम वेट करेंगे किसके आने का, इक्विलिब्रियम के आने का। इक्विलिब्रियम के आने का मतलब जब रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि वेपराइजेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट के आने का वेट करेंगे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और फिर जो प्रेशर आएगा, फिर जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगेगा इस लिड में, लिड में मतलब ये जो ढक्कन मैंने लगाया है, उसको हम वेपर प्रेशर कह देंगे, उसको हम वेपर प्रेशर कह देंगे। हालांकि उसको नापने के लिए हम कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यहां पर लगाएंगे। ये कुछ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होगा जो हमें एक वैल्यू दे देगा विच इज ऑफ P0A। P0A, दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। P0A, which is called as vapor pressure of pure solvent A, pure solvent A। ठीक है, तो हमारे पास P0A आ गया। अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड लेकर आएंगे, मतलब एक अलग एक केस करेंगे, एक अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, कुछ कंपाउंड हम दूसरा मिला देंगे। मान लो अगर ये पानी है तो इसमें हम नमक मिला दें, शक्कर मिला दें, हम कोई भी दूसरा कंपाउंड इसके अंदर मिलाएंगे, मतलब कहने को हम इसमें मिलावट करेंगे। और कैसी मिलावट, होमोजीनियस मिलावट करेंगे, यानी कि अब हम इसको सॉल्यूशन बना देंगे। क्या बना देंगे भैया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए पहले हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए, तो सॉल्यूट के लिए हम एक छोटा सा कंटेनर लेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर, इस छोटे से कंटेनर में कम मात्रा का एक और कंपाउंड, कम मात्रा का मतलब इससे कम मात्रा का, क्योंकि ये सॉल्यूट है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट, दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट बी। और इस सॉल्यूट को हम लिड से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हीट करें, लेकिन हीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो सॉल्यूट लेना है इट विल बी अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने जो सॉल्यूट लेना है इट विल बी अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब हीट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वेपर्स नहीं बनाएगा। और वेपर क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपर बना ही नहीं सकता। और ये मैंडेटरी नहीं है, तुम चाहो तो वोलेटाइल भी ले सकते हो, लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। खैर तुम वोलेटाइल भी ले लोगे तो असर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम नॉन वोलेटाइल ही लेंगे। ये बात मैं ऊपर भी लिख देता हूं, ये बात मैं स्टार बना के भी लिख देता हूं, क्या कि इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन ऑल मतलब आगे तक जितनी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, अभी तो एक ही पढ़े इस वीडियो में, आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे बाकी तीन और, उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल मानेंगे। सो इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी विल अज्यूम दैट और वी विल कंसीडर दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। वी विल कंसीडर दैट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट खुद वेपर नहीं बना सकता। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट खुद वेपर नहीं बना सकता, खुद वेपर नहीं बना सकता। अगर बना भी लेता, वोलेटाइल भी होता, तो भी जो चीज होनी है वही होगी, लेकिन नॉन वोलेटाइल से थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली वी हैव सॉल्वेंट ए एंड वी हैव सॉल्यूट बी। अभी दोनों अलग अलग हैं, अब हम एक काम करते हैं, इस सॉल्यूट को इसमें मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है, हमने इन दोनों को मिला देना है, मतलब ये भी इसमें जाएगा और ये भी इसमें जाएगा, और टोटल मिल जाएगा क्या, सॉल्यूशन। टोटल बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन। ये ले लिया हमने एक बड़ा कंटेनर, और इस बड़े कंटेनर में हमने बहुत सारा सॉल्वेंट रखा हुआ है, बहुत सारा सॉल्वेंट रखा हुआ है, बहुत सारा सॉल्वेंट रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत सॉल्यूट रखा हुआ है। सो नाउ द सॉल्यूट हैज बीन मिक्स्ड होमोजीनियसली सो दैट इट हैज फॉर्म्ड सॉल्यूशन, और यहां पर आपको सॉल्यूशन
अब मिल गया। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन, दैट इज A प्लस B, जिसमें A तो वोलेटाइल था क्योंकि उसने वेपर बनाया था और इनफैक्ट उसने वेपर प्रेशर भी बनाया था P0A, लेकिन B वो नॉन वोलेटाइल था, B वेपर नहीं बना सकता था, तो B ने कोई वेपर प्रेशर भी नहीं दिया क्योंकि वेपर प्रेशर वेपर ही देते हैं, और जब वेपर ही नहीं बन सकता नॉन वोलेटाइल में तो वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा, जीरो होगा। अब लेकिन हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और जब मिक्स कर दिया तो हमने कहा यार अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। हालांकि जब हम इसे हीट करेंगे और पूरे सॉल्यूशन का अगर इसको वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली इसमें से वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट ही देगा। मतलब इसमें से जो वेपर बनेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट के बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे? सॉल्यूट के नहीं बनेंगे, क्योंकि सॉल्यूट के तो प्योर फॉर्म में ही नहीं बन रहे थे। प्योर फॉर्म में जब वो था, जब सिर्फ सॉल्यूट था तभी नहीं बन रहे थे, तो सॉल्यूशन में तो और पॉसिबल नहीं है अब तो, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर निकलेगा, कहने को तो वो सॉल्यूशन का होगा, लेकिन हमें पता है कि वो सॉल्यूशन का होगा इन द सेंस कि वो सिर्फ सॉल्वेंट का है। मतलब सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही इसमें यहां कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि सॉल्यूट होकर भी अपना वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्योंकि वो वेपर बना ही नहीं सकता। ना प्योर फॉर्म में बना सकता था, ना सॉल्यूशन फेज में बना सकता है, दोनों फेज में वो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो वेपर प्रेशर होगा, जो कि सॉल्यूशन का बोलने में आएगा, लेकिन असल में हमें पता है कि यह सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीटी कहूं, जो कि अगेन यहां पर हमको एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रखना होगा, तो यहां पर हमको पीटी की वैल्यू मिलेगी विच इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर। तो पीटी जो होगा वो एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, and it will be known as its partial vapor pressure. It will be known as its partial vapor pressure. क्यों partial vapor pressure? क्योंकि A जब अकेला था तो प्योर फॉर्म में था, और प्योर फॉर्म में था तो यहां जो वेपर बनेंगे वो प्योर फॉर्म के A के वेपर प्रेशर बनेंगे। मतलब यहां जो वेपर बनेंगे वो प्योर फॉर्म के A के बनेंगे, और जो प्रेशर लगेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ A का वेपर प्रेशर कहलाया जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ A का वेपर प्रेशर कहलाया जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी तो यहां पर A के वेपर प्रेशर की ही वैल्यू जो PT के बराबर होगी, लेकिन ये A की वो वाली वैल्यू नहीं होगी जो हमें इसके प्योर फॉर्म में मिली थी, क्यों? वो वैल्यू क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हमने A के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर निकाला था तो भैया सरफेस पर इस कंटेनर, इस सॉल्वेंट के सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल सिर्फ A के थे, राइट? सारे मॉलिक्यूल सिर्फ A के थे, और A के चूंकि सरफेस पर उस समय मॉलिक्यूल ज्यादा थे, 100% सरफेस जो ऑक्यूपाइड था वो A के मॉलिक्यूल से था इस फेज में, तो जो वेपर बने वो 100% A के बने, जो उनके जीवन का मैक्सिमम था। मैक्सिमम मतलब A अपने जीवन काल में P0 से बड़ी वैल्यू नहीं दिखा सकता था, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू तब दिखाई दी जब सिर्फ उसका राज था, उसका राज था, मतलब उसका डोमिनेंस था। कहता था सरफेस पे सिर्फ मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम ही मिलकर वेपर बनाएंगे, हम ही धक्का देंगे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनाने में आ गए, जब इनने सॉल्यूशन बना दिया, जब सॉल्यूट इसमें मिलावट करके सॉल्यूशन बन गया है, तो अब ए नहीं कह सकता कि यार मेरे सरफेस पर, इस सरफेस पर सिर्फ मेरा राज है, बल्कि कुछ राज अब सॉल्यूट का भी होगा। और वो भी सॉल्यूट कैसे? एकदम ढीठ सॉल्यूट। ढीठ मतलब कैसे? जो बोलते हैं कि यार हम वेपर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम सरफेस पे राज करेंगे। हमने कहा यार तुम वेपर नहीं बनाओगे तो सरफेस पे बैठे क्यों? क्या हम तो सॉल्यूशन में है, इसलिए हम सरफेस पे भी होंगे। हम तो होमोजीनियस है, हम तो हर जगह बराबर मात्रा में, तो आप हमको ये नहीं कह सकते कि हम सरफेस से हट जाए। हम तो नीचे जितने, उतने बीच में, उतने राइट में जितने, उतने लेफ्ट में, उतने ऊपर भी रहेंगे।
हम तो हर जगह बराबर रहेंगे। हमने कहा यार लेकिन तुम वेपर तो बनाओगे नहीं। कहते हैं तो क्या हुआ उससे, हम वेपर नहीं बनाएंगे, वो हमारा कैरेक्टर है, वो हम नॉन वोलेटाइल है। सल्यूट बोल रहा है ऐसी बातें, देख रहे हो वजनदारी, देख रहे हो सल्यूट की, ऐसी वजनदारी करता है सल्यूट। हमने कहा तो यार फिर तुम क्या करोगे, कहता है यार हम तो अब सरफेस पे रहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन फेज में सरफेस के ऊपर 100% सॉल्वेंट का पार्टिकल नहीं होगा। मतलब एक छत्र राज जो सॉल्वेंट कर रहा था प्योर फॉर्म में, वो राज वो यहां नहीं कर पाएगा। तो यहां पर उसके द्वारा जो वेपर्स होंगे वो कम बनेंगे। मेरी बात समझ में आई? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर्स कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है इस डिवाइस में जो प्रेशर नापकर आपको देगा, वेपर प्रेशर नापकर देगा, उसकी वैल्यू कम मिलेगी। क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो वेपर प्रेशर की वहां पर वैल्यू आपको कम मिलेगी। किसके मुकाबले कम मिलेगी? इसके मुकाबले कम मिलेगी। पहले ए का वेपर प्रेशर इतना शानदार था, अब ए का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब कम क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने अपना दबदबा बना लिया। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बोलेंगे भाई साहब हम एक छत्र राज करेंगे, अब यहां पर ये हमारा इलाका है। सॉल्वेंट भी बोलेगा हमारा भी इलाका है। तो सॉल्वेंट लेकिन 100% राज नहीं कर पाएगा, तो उसके वेपर कम होंगे, और वेपर कम होंगे तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कम वेपर प्रेशर नाप कर देगी। तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई। और ये कमी क्यों आई? सल्यूट के मिलाने पर। तो पहले अच्छा वेपर प्रेशर था, बाद में इसमें सल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मिला दिया। खैर वोलेटाइल भी मिलाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोलेटाइल भी मिलाते तो ए वेपर प्रेशर बनाता था, बाद में भी बनाएगा, लेकिन सरफेस पर तब भी उसके वेपर जो होंगे वो कम होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे, क्योंकि बी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तब भी आएंगे ना। भले बी वेपर बनाए कोई दिक्कत नहीं है, भले सॉल्यूट वेपर बनाए, लेकिन ए का तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना भाई, ए का तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्यूट वोलेटाइल बनकर आए या सल्यूट नॉन वोलेटाइल बनकर आए, दोनों कंडीशन में ए के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर कम होगा। और नॉन वोलेटाइल की कंडीशन में जो ए का वेपर प्रेशर होता है वही टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। मतलब जो ए का वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सो इट्स अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, partial vapor pressure of solvent A is equal to total vapor pressure of solution, is equal to total vapor pressure of solution. तो actually it's a total vapor pressure of solution. तो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वही पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का होगा कहना चाहिए, वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। एंड व्हाई आई एम यूजिंग पार्शियल वर्ड? क्योंकि ये एक पार्ट है वेपर प्रेशर का। पार्ट क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का प्रेशर नहीं लगा सकता, क्योंकि ए के डोमिनेंस यहां पर उतना नहीं है जितना उसकी प्योर अवस्था में था। तो यहां पर वो पार्ट नहीं लगाता था, यहां तो वो पूरा वेपर प्रेशर लगाता था, यहां अपने पूरे वेपर प्रेशर का एक पार्ट लगा पाएगा, क्योंकि एक पार्ट ही उसका सरफेस पर मौजूद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट के आ जाने की वजह से, सॉल्यूट के ऐड हो जाने की वजह से ए का दबदबा कम हो गया, ए का डोमिनेंस कम हो गया, और ए के डोमिनेंस कम होने की वजह से ए के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ए के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किसके वजह से? सॉल्यूट की वजह से। किसके आने की वजह से? सॉल्यूट के आने की वजह से। तो मतलब भाई साहब जितना सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा आएगा, जितना सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा आएगा, ए का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, ए का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का वेपर प्रेशर कम होगा। दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरी बात समझ पड़ी? दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, की वेपर प्रेशर में कमी आ गई। और सल्यूट मिला दो और कमी आएगी, और सल्यूट मिला दो और कमी आएगी। जितना सल्यूट मिलाओगे उतनी कमी आएगी। और किसके मुकाबले? पहले के मुकाबले। क्योंकि आप रिलेशन में बात करो, कमी सिर्फ कमी नहीं होती, किसके मुकाबले कम हुआ है।
ये कमी बतानी पड़ती है, क्योंकि कम और ज्यादा रिलेटिव वर्ड्स हैं। मैं कहूं यार ये बहुत कम दिया है, तो किसके मुकाबले कम दिया है? ये बहुत ज्यादा दे दिया, किसके मुकाबले ज्यादा दे दिया? तो रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। और रिलेटिव क्या है? पहले के मुकाबले। पहले जितना वेपर प्रेशर था उसके मुकाबले। पहले था पी नॉट ए, अभी हो गया पी ए। अभी जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज ओनली पी ए। जो पी ए होगा वो पीटी के बराबर होगा। पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और पी ए मतलब ए का वेपर प्रेशर इम्प्योर स्टेट में, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का, पी ए। ये पी नॉट ए था, यहां नॉट मतलब प्योर फॉर्म में था, यहां प्योर फॉर्म में नहीं है, तो ए का वेपर प्रेशर पी ए होगा। और ये बात हमें पता है कि जो पी नॉट ए होगा वो मैक्सिमम होता है हमेशा, यानी कि पी नॉट ए हमेशा पी ए से बड़ा होगा। तो ये कितना बड़ा होगा या पी ए कितना छोटा हो गया, कितना कम हो गया, वो वैल्यू हमें यहां से पता चलेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किसके मुकाबले कम हुआ है? इनिशियल प्रेशर के मुकाबले कम हुआ है, यानी कि पी नॉट ए के मुकाबले कम हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है सॉल्यूट के मिलने पर। अब कितना कम होगा, कितने सॉल्यूट मिलाए कि कितना कम होगा, ये कितने वाली वैल्यू क्वांटिटेटिवली हम कैलकुलेट करेंगे बाय सिंपल अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ। हम सिंपल राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो सिंपली अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ हम ये कितना कम होगा, रिलेटिव लोअरिंग कितना कम होगा, कितना सॉल्यूट मिलाए कि भैया कितना कम हो जाए, ये बात की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका पूरे का अपन स्क्रीनशॉट लगाएंगे। ये पूरे पार्ट का अपन क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। There is a lowering in vapor pressure. Why there is a lowering in vapor pressure? Because solute is being added. और solute volatile बनकर ऐड हो, नॉन वोलेटाइल बनकर ऐड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपर प्रेशर में कमी जरूर आएगी। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये देखते हैं भैया वेपर प्रेशर कितना कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन कितना कम होगा और सोल्यूट से उसका क्या लेना देना होगा? सल्यूट को मिलाने पर तो कम होगा, लेकिन कितने सल्यूट के मिलाने पर कम होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन is equal to the mole fraction of the solute present in the solution, that is P naught minus P upon P naught is equal to chi B। ये रिलेशन आएगा। अब ये रिलेशन आया कैसे, समझ लो इस बात को। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमें पता है, according to Raoult's law, according to Raoult's law हमें पता है कि जो PA होगा वो P नॉट A इंटू काई ए के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो PA होगा वो P नॉट A इंटू काई ए के बराबर होगा। और हमें यह भी पता है कि जो पीए होता है वही प्रेशर होता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, यानी कि वही पीटी के बराबर होगा, यानी कि वो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन के बराबर का होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो हम कह सकते हैं पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए। व्हाट इज काई ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और हम ए के मोल फ्रैक्शन को बी के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, अगर हम काई ए को लिख दे 1 माइनस काई बी। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है। हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो सम होता है वो 1 होता है। हमें यह बात पता है कि काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहां से लिख सकते हैं काई ए जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है विच इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो यही चीज हमने यहां अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें काई बी के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि हमारा सल्यूट कौन है? बी है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम जनरली अगर बुक्स को देखें, स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी देखें या कोई भी रेफरेंस बुक देखें, तो ए को सॉल्वेंट माना है और बी को सल्यूट माना है। ए को सॉल्वेंट और बी को सल्यूट। तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के टर्म्स में निकाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें यहां पर, तो इट विल बी पीटी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पीटी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। इसको यहां पर निकाल ले, तो इट विल बी पीटी प्लस
और वी कैन से पीटी इक्वल टू, यहां पर अपन अगर काय बी को एक तरफ लिखे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काय बी, तो ये आ जाएगा पीटी पी नॉट ए इंटू काय बी इक्वल्स टू, ये इस तरफ आया, और पी नॉट ए माइनस पीटी. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज काय बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पीटी अपॉन पी नॉट ए. क्लियर हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि जो पी नॉट ए है वो वेपर प्रेशर था स्टार्टिंग फेज का. पी नॉट ए जो वेपर प्रेशर था वो था स्टार्टिंग फेज का. जो पीटी है वो टोटल वेपर प्रेशर है. टोटल वेपर प्रेशर है यानी कि सोल्यूशन बनने के बाद, सोल्यूशन बनने के बाद जो कि कम होगा. हालांकि जो पीटी होगा वो पीए के बराबर होगा. जो पीटी होगा वो हमें पता है कि पीए के बराबर होगा. तो आप चाहो तो पीटी की जगह यहां पीए भी लिख सकते हो, पीटी की जगह पीए भी लिख सकते हो. लेकिन जो पीटी होगा वो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का. यानी कि कहने को वो सोल्यूशन का है लेकिन हमें पता है वो सिर्फ सॉल्वेंट का है. पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का. क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर देगा. सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल दिया है, सॉल्यूट देगा ही नहीं. तो पीटी मतलब बाद का वेपर प्रेशर. तो कहने को ये जो पीटी माइनस पी नॉट ए माइनस पीटी आया है, ये आया है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कहने को तो ये आपका आया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो कहने को दिस इज ओनली योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और ये जो पूरा वैल्यू मिल रहा है पी नॉट ए माइनस पीटी अपॉन पी नॉट ए, ये आपका होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव क्यों? क्योंकि पी नॉट ए माइनस पीटी इज लोअरिंग अपॉन पी नॉट ए. अपॉन पी नॉट ए मतलब पहले कितना था उसके मुकाबले. तो पी नॉट ए माइनस पीटी तो लोअर हो रहा है क्योंकि पहले था पी नॉट ए, बाद में हो गया पीटी. तो कमी कितनी आई वेपर प्रेशर में? पहले कितना था माइनस बाद में कितना है, ये कमी दे देगा एक्चुअली वैल्यू. जिसमें पी नॉट ए ज्यादा है तो पहले हमने बड़ी वैल्यू रखी माइनस छोटी वैल्यू, तो पी नॉट ए माइनस पीटी हमने किया. देन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए. डिवाइड बाय पी नॉट ए मतलब डिवाइड बाय वो वैल्यू जो पहले थी. तो इसका मतलब हम कमी देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज कमी एंड डिनोमिनेटर इज पहले जितना था. तो एक्चुअली इट इज कमी विद रिस्पेक्ट टू पहले जितना था. तो पहले जितने के रिस्पेक्ट में अगर कमी देख रहे हो तो दिस होल इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे नजर डालें, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे नजर डालें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो काय बी के बराबर आ रहा है, which is nothing but the mole fraction of solute. Chi b is nothing but it's the mole fraction of solute, क्योंकि chi b जो होगा वो mole fraction of solute होगा. यानी कि सीधे तौर पे ये solute के mole fraction पे डिपेंड कर रहा है. कौन? RLVP. This is RLVP. रिलेटिव लोअरिंग. सिर्फ न्यूमरेटर इज लोअरिंग बट डिनोमिनेटर के साथ पूरा टर्म जो होगा वो रिलेटिव लोअरिंग हो गया. और रिलेटिव लोअरिंग जो है वो काय बी के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है यानी कि मोल्स के सॉल्यूट के बराबर आएगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होगा. और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो अल्टीमेटली क्लियर हो गया कि जो आरएलवीपी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो दिस इंप्लाइज जो RLVP होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय बी के, सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NB के, वेयर NB विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NB के, वेयर NB इज नथिंग बट इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. What is chi b? It is equal to number of moles of solute B. Number of moles of solute B.
तो सल्यूट बी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनबी, वेयर एनबी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बी। तो बी के जो सल्यूट के मोल्स, बी जो सल्यूट है उसके जो मोल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरएलवीपी, और आरएलवीपी आपका ये एक्सप्रेशन होगा। क्लियर हुआ? ये एक्सप्रेशन कैसे आया? ये पूरे तरीके से राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड आया है। ये हमने पूरे तरीके से राउल्ट्स लॉ के आधार पर निकाला और राउल्ट्स लॉ के आधार पर ये निकला है। क्लियर हो गया? इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीटी होता है वो एक्चुअली पीए प्लस पीबी होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि बी का वेपर प्रेशर शून्य होगा, यानी कि बी का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, इट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज पीटी जो होगा वो सिर्फ पीए के बराबर आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो पीटी होगा वो पीए के बराबर आएगा, तब जाकर ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा और ये हमें फाइनली मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ हमने यहां पर लगा दिया, पीए इक्वल टू पी नॉट इंटू काई ए होता है, जो कि पीटी के बराबर है। तो पीटी इक्वल टू पी नॉट इंटू काई ए को हमने 1 माइनस काई बी लिख दिया। इधर उधर एक्सप्रेशंस को लेकर गए, अल्टीमेटली हमने काई बी की वैल्यू निकाली। तो काई बी की वैल्यू निकली पी नॉट ए, पहले का वेपर प्रेशर, माइनस पीटी बाद का वेपर प्रेशर, माइनस कर रहे हो तो कमी निकल गई, अपॉन पी नॉट ए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेपर प्रेशर। तो ये हो गई आरएलवीपी, पूरा एक्सप्रेशन हो गया आरएलवीपी, जो काई बी के बराबर आ रहा है। और काई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो मतलब आरएलवीपी जो है वो काई बी के बराबर है, यानी कि आरएलवीपी जो है वो नंबर ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे ये बात साबित होती है कि आरएलवीपी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में प्रूफ करना पड़ता है कि नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये प्रूफ करना होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो कि प्रूफ कर दिया है, क्योंकि काई भी मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट का कहीं ना कहीं वैल्यू आई गया है यहां पर, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहीं से हम लोग मोलार मास भी निकाल सकते हैं सल्यूट का बी का, अगर हम मोल फ्रैक्शन को खुल के लिखे तो हम मोलार मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। ओके, नाउ मोलार मास का टर्म भी कई बार आता है, क्योंकि मोलार मास हमसे पूछता है, तो मोलार मास निकाल लेते हैं। तो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इफ n मोल्स ऑफ सल्यूट बी डिसॉल्व्ड इन n मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, स्मॉल n मोल्स ले लिया सल्यूट का, कैपिटल N मोल्स ले लिया सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट का क्या हो जाएगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दिस इज कॉल्ड एज काई बी, ये काई बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है कि वेपर प्रेशर का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो काई बी के बराबर है। यहां देखेंगे हमें पता है RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू काई बी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए माइनस पीटी। अच्छा, पीटी की जगह पीए लिख सकते, चलेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर में ए का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बी का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, बस नॉट नहीं लगाया है। ये मत समझना पीए लिख दिया तो नॉट लगाना भूल गए सर, नॉट पहले वाले में लगाया, बाद में नहीं लगाया, क्योंकि बाद में प्योर ए नहीं था, पार्शियल वेपर प्रेशर था ए का, क्योंकि ए सॉल्यूट के साथ मौजूद था। ए इज अ सॉल्वेंट जो सॉल्यूट के साथ मौजूद था। पी नॉट ए पहले वाला वेपर प्रेशर, जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, प्योर, तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि पहले तो इतना ही था, मैक्सिमम वैल्यू थी, उसके बाद ही कमी आई है, और कमी कितनी आई है वो न्यूमरेटर बता रहा है, विच इज इक्वल टू काई बी। अब मैं काई बी को क्या लिख सकता हूं? मोल्स के टर्म्स में स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट के मोल से और कैपिटल N जो है वो सॉल्वेंट के मोल से, तो इट कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। यहां से हम क्या कर सकते हैं? पी नॉट ए, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो हम ये मान सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर हम मान ले कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो कैपिटल N की मात्रा ज्यादा होगी और स्मॉल n की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि स्मॉल n कौन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N कौन है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल N कौन है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल n इज सॉल्यूट के मोल्स, कैपिटल N इज सॉल्वेंट के मोल्स। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट की मात्रा।
मतलब सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है तभी सॉल्यूशन हम कहेंगे भैया डाइल्यूट बना है, और सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट के मोल ज्यादा है मतलब कैपिटल एन ज्यादा है। तो अगर कैपिटल एन में छोटा एन ऐड करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट जब बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत सॉल्यूट उसमें ऐड भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैपिटल एन के बराबर लिख सकते हैं, राइट? हम लोग कैपिटल एन के बराबर लिख सकते हैं। तो स्मॉल एन को फिर हम कैपिटल एन के, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम कैपिटल एन में लिख लेंगे, क्योंकि समुद्र में भैया एक समुद्र है, उसमें एक बाल्टी पानी आपने और बढ़ा दिया तो समुद्र को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा ना, तब भी वो समुद्री कहलाएगा। तो कैपिटल एन जो बहुत बड़ी वैल्यू है उसमें छोटा एन अगर मिला भी दिया तो बहुत बड़ी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तब भी वो कैपिटल एन ही कहलाएगा। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल एन। इसको यहां रखते हैं। सो दिस इंप्लाइज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। What is small n? Moles of solute, which can be written as given mass of solute upon molar mass. What is capital N? Moles of solvent, which can be written as given mass of solvent upon molar mass of solvent. मास के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो फाइनली what will get here? P naught A minus PA upon P naught A is equal to WB upon MB into MA by WA। क्योंकि WB है बाय MB कर दिया, डिवाइड बाय WA बाय MA मतलब मल्टीप्लाइड बाय MA बाय WA, तो ये MA बाय WA हो गया, तो ये MA बाय WA हो गया, तो MA बाय WA। यहां हमें सॉल्यूट का मोलार मास चाहिए, यानी कि हमें एमबी चाहिए, तो एमबी क्या करेंगे, एमबी को यहां ले जाएंगे, बाकी सब टर्म यहां ले आएंगे, तो एमबी इक्वल्स टू यहां पर कौन है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू यहां से पी नॉट ए ऊपर चला गया, ये पी नॉट ए ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय ये पी नॉट ए माइनस पी ए नीचे आ गया, तो पी नॉट ए माइनस पी ए नीचे आ गया, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ए, ये नीचे आ गया, इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एमबी की वैल्यू मिल गई। तो कभी कभी हमसे मोलार मास सॉल्यूट का पूछ लेता है कि बताए भैया वो सॉल्यूट का मोलार मास क्या है जिसको ऐड करके इतनी लोअरिंग आ गई वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर में कमी देगा वो, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर डेटा होगा हमारे पास, डीपीपी सॉल्व करेंगे, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, सब में अगर एमबी वो पूछ रहे हैं तो वो कितनी लोअरिंग आई वेपर प्रेशर में वो ये देंगे, डब्ल्यू ए कितना सॉल्वेंट का मास है वो देंगे, पी नॉट ए पहले वेपर प्रेशर कितना था स्टार्टिंग में, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था वो देंगे, इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए देंगे, मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट भी देंगे और वेट ऑफ सॉल्यूट भी देंगे। बस हमें मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें एमबी निकालना पड़ेगा, और इस तरीके से हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कर सकते हैं। और किसका मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का, क्योंकि वही आप मिलाओगे तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगी। सॉल्यूट के मिलाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, सॉल्वेंट के मिलाने से नहीं आएगा। तो सॉल्यूट जो मिला रहे हो जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP बढ़ रहा है, कहना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा RLVP होगा, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम उस सॉल्यूट को देखेंगे कि उसका मोलार मास क्या है, और मोलार मास का ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। क्लियर हो गया मोलार मास का एक्सप्रेशन एमबी। तो यही एमबी यहां पर हमने निकाला है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो किसी भी गिवन सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट का जो मोलार मास है वो निकाल सकते हो, इवन गिवन मास भी निकाल सकते हो। यहां पर आप WB भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको MB चाहिए रहेगा, तो WB निकाल लोगे अगर MB मिल जाएगा तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्यूट निकाल सकते हो जो आप मिला रहे हो। और याद रखना, मोल्स जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूट के मोल्स जितने ज्यादा होंगे RLVP उतना ज्यादा होगा।
RLVP is directly proportional to moles of solute. RLVP is directly proportional to moles of solute. जितने solute के मोल ज्यादा होंगे उतना RLVP ज्यादा होगा. And what is RLVP? Relative lowering in vapor pressure, which is lowering in vapor pressure upon पुराना vapor pressure. It is called as relative lowering in vapor pressure. इसका मतलब पता है क्या है? जितना ज्यादा सल्यूट आप सॉल्यूशन में मिलाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना ज्यादा सल्यूट आप सॉल्यूशन में मिलाओगे, वेपर प्रेशर की कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कमी उतनी बढ़ती जाएगी. वेपर प्रेशर की कमी, रिलेटिव कमी उतनी बढ़ती जाएगी जितने मोल्स आप बी के मिलाओगे. कई लोग ये सोचते हैं कि सर बी के मोल्स हम जितने मिलाएंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा. अरे भैया, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा. बी के सॉल्यूट को जितना मिलाओगे, यहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया था कि सॉल्यूट को जितना मिलाओगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और वेपर प्रेशर उतना कम होगा मतलब वेपर प्रेशर की कमी बढ़ेगी. भावनाएं समझ रहे हो मेरी? शब्दों पे मत जाओ. वेपर प्रेशर की कमी बढ़ेगी मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, और ये जो बात है कि वेपर प्रेशर कम होगा, ये बात बढ़ेगी मतलब उसकी कमी होती जाएगी, कमी बढ़ती जाएगी. जैसे मानकर चलो मेरे पास मेरी कोई शॉप है, मेरे पास माल है स्टॉक, जिसको अपन कहते हैं ना शॉप का. सपोज करो मेरे पास गारमेंट की शॉप है, ठीक है, तो मेरे पास जीन्स टी शर्ट्स हैं, इसको मैं स्टॉक बोलता हूं. तो अगर मान लो मेरे पास सेल लग गई और जीन्स की बिक्री बहुत तेज हो गई, तो मेरे शॉप में जीन्स का स्टॉक कम हो रहा है. जीन्स का स्टॉक कम हो रहा है मतलब जीन्स की कमी बढ़ रही है. अगर मेरी शॉप पे सेल लगी और मैं कहूं भैया मेरी शॉप का जो माल है, जो कि जीन्स है, जो कि स्टॉक है, वो बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, आ रहे खरीद रहे हैं, तो मेरी शॉप में जीन्स का स्टॉक कम हो रहा है. तो मैं कह सकता हूं मेरी शॉप में जीन्स की कमी बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि जीन्स बिकते जा रहे हैं, तो जीन्स की जो कमी है, जो जीन्स का अनअवेलेबिलिटी है, वो बढ़ रही है. तो उसी लैंग्वेज को समझो. सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर नहीं बढ़ते, वेपर प्रेशर घटते हैं, लेकिन ये जो वेपर प्रेशर का घटना है ये बढ़ता जाएगा. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ती जाएगी. वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी पुराने वेपर प्रेशर के संदर्भ में, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज RLVP. जितना सल्यूट तुम मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर में कमी आएगी, यानी कि उतनी वेपर प्रेशर की कमी बढ़ती जाएगी. RLVP का यह मतलब होता है. क्लियर हो गया? और ये हमने क्लियर देख लिया था. यहां पर हमने जैसे ही इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में देखा था तो P0 था, मैक्सिमम था, लेकिन जैसे इसको मिलाया वेपर प्रेशर कम हो गया. इसको और मिलाते और कम हो जाता, और मिलाते और कम हो जाता. जितना सल्यूट तुम मिलाते जाओगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा. जितना सल्यूट तुम मिलाते जाओगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा. कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां से अपन को वेपर प्रेशर का टर्म देखना था. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये वाला पार्ट भी स्क्रीनशॉट का ले लो, क्योंकि यहां पर हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, और खासतौर से मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला है? सल्यूट का. ये बात ध्यान रखना. हमने यहां पर मोलार मास किसका निकाला है? सल्यूट का. तो इट्स अ मोलार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम? MB से. तो बेसिकली यहां पर हमने MB की वैल्यू कैलकुलेट करी है. ये है MB की वैल्यू. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका. क्लियर हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ना MB पर आता है. कई बार पूछते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कितना होगा. हालांकि मैं तब भी नहीं कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद करो. आपने फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ लिया है तो आप इसको समझ कर ही करो तो बेहतर है. रेक्टिफिकेशन पे अपन यकीन नहीं करते. स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है. यहां पर भी ये वही चीज लिखी हुई है, बस इस एक्सप्रेशन को लिखकर छोड़ दिया है, जहां स्मॉल w जो है वो वेट ऑफ सल्यूट है और स्मॉल m जो है वो मोलार मास ऑफ सल्यूट है. MB है. मैंने A और B के टर्म्स में बनाया है, उन्होंने स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M के टर्म्स में बताया है. फर्क कुछ नहीं है, आप A B मानकर करो, स्मॉल w कैपिटल W मान के करो, फर्क नहीं पड़ता उससे. इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार. और देखो यहां पर लिखा है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन स्मॉल n इज वेरी लेस देन कैपिटल N. हमने भी माना था कि जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो बहुत कम होंगे कैपिटल N के मुकाबले, इसलिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N को हम कैपिटल N लिख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है
स्मॉल एन जो होगा वो बहुत कम होगा कैपिटल एन से, या कह लो कैपिटल एन बहुत ज्यादा होगा स्मॉल एन से। तो एक समुद्र होगा, समुद्र भर के पानी, और एक पानी की बाल्टी। तो पानी की बाल्टी समुद्र में ऐड करोगे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पानी की बाल्टी समुद्र में ऐड करी तब भी समुद्र ही आया, कैपिटल एन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे का मुद्दा यह है कि एक्सपेरिमेंटली आप इस वेपर प्रेशर की कमी को मेजर कैसे करोगे। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस वेपर प्रेशर की कमी को बताओ, तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे जिससे पता चलेगा। तो वो ये रहा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस मेथड का नाम है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ये मेथड है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर। तो ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड जो होगी ये आपको बताएगी कि किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की क्या कमी आ रही है। What is the lowering in vapor pressure? According to Ostwald and Walker method. Ostwald and Walker method. Let's do this. Let's do this calculation. तो समझते हैं पहले कितनी कमी आ रही है। Experimental setup for determining relative lowering in vapor pressure is shown in the figure. ये फिगर में दिया हुआ है। It consists of two set of bulbs. इसमें दो सेट ऑफ बल्ब्स होंगे। पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, एक होगा CaCl2 का ट्यूब, कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब, ठीक है, और बाकी यहां पर आपने एक ट्यूब लगाए हुए हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ 3 बल्ब्स इज फिल्ड विद सॉल्यूशन। पहले सेट के जो 3 बल्ब्स हैं उनको आपने सॉल्यूशन से फिल कर दिया है टू हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी, एंड द सेकंड सेट ऑफ अनदर 3 बल्ब इज फिल्ड विद द प्योर सॉल्वेंट। यहां पर आपने 3 ट्यूब्स बनाए। ये देखो, आपको ये 3 ट्यूब्स दिख रहे हैं। ये 3 ट्यूब्स आपने सॉल्यूशन के बनाए, और ये 3 ट्यूब्स आपने प्योर सॉल्वेंट के बनाए। ये प्योर सॉल्वेंट है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। 3 ट्यूब्स। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P0 होगा। नॉट क्यों लगाएं? क्योंकि प्योर फॉर्म के लिए नॉट लगाते हैं। और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होगा। PS स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन है और 3 ट्यूब्स जो है वो P0 है, और सबको आधी आधी कैपेसिटी से भरा है, ठीक है, हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी, एंड द सेकंड सेट ऑफ अनदर 3 फील्ड इज फिल्ड विद द प्योर सॉल्वेंट। ये पहला सेटअप है। अब यहां पर आपने कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स ली हैं। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं पे भी कैल्शियम क्लोराइड अगर रखा हो, एक सॉल्ट होता है ये बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड का, तो ये कहीं पे भी वाटर हो या कोई वेपर्स हो, उनको ये क्या कर लेगा, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उनको सोख लेगा। ये उसकी टेंडेंसी होती है, किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की। आगे, ईच सेट इज सेपरेटेड वेट एक्यूरेटली, मतलब हर सेट का आपने वेट जो है वो बहुत एक्यूरेटली नाप लिया है। मतलब ये जो बल्ब्स हैं, ये जो बल्ब्स रखे हुए इसके अंदर, आपने उनको वेट कर लिया है, क्योंकि वेट की कमी से ही आप बताओगे वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। नाउ both sets are connected to each other and then with the accurately weighed set of guard tubes which contains anhydrous calcium chloride। 3 जो बल्ब थे, 3 बल्ब सॉल्यूशन के थे, 3 बल्ब प्योर सॉल्वेंट के थे, इनको आपस में कनेक्ट करा और फिर इनको कनेक्ट कर दिया एक और गार्ड ट्यूब से जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होगा। ये 3 कनेक्ट हुए पहले आपस में, फिर ये कनेक्ट हुए इसी ट्यूब किसी और ट्यूब्स के थ्रू, गार्ड ट्यूब्स के थ्रू। ये गार्ड ट्यूब्स है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, CaCl2, और वो भी एनहाइड्रस, मतलब सूखा, एकदम सूखा, ताकि हमें पता चले कि ये जितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, जितना वेपर एब्जॉर्ब करेगा, वो वेपर इधर से ही निकले होंगे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के पास पहले से खुद का कोई मॉलिक्यूल वेपर का या वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था। नाउ और सम अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5, आप कैल्शियम क्लोराइड की जगह P2O5 भी ले सकते हो। Concentrated H2SO4, the bulbs of solution and pure solvent are kept in thermostat, maintained at a constant temperature। तो जो सॉल्यूशन के बल्ब्स हैं और जो प्योर सॉल्वेंट के बल्ब्स हैं उनको आपने थर्मोस्टेट में रखा हुआ है, मतलब आप उनका टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। सो दे आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्मोस्टेट मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर, स्टैट मतलब स्टैटिक, फिक्स। तो टेम्परेचर इज स्टैटिक, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अब इसके आगे आप क्या करोगे? अ करंट ऑफ प्योर ड्राई एयर इज बल्ब इज बबल्ड थ्रू द सीरीज ऑफ बल्ब्स।
एक ड्राई एयर की, प्योर ड्राई एयर की जो करंट है उसको बबल्ड करोगे थ्रू द सीरीज ऑफ बल्ब एज शोन इन द फिगर। तो आप क्या करोगे यहां पर, ड्राई एयर का करंट जो है वो बबल्ड करोगे, मतलब इस ये ट्यूब्स हैं सारे, तो इस ट्यूब में आप एयर ब्लो करोगे। कैसे, जैसे अपन नहीं वो कॉफी पीते हैं या कोई भी जूस वूस पीते हैं स्ट्रॉ डाल के, तो कई बार रिवर्स ब्लो करते हैं ना एयर, ऐसा फूक कर देंगे तो अंदर बबल्स बनते हैं ना बहुत सारे, बस वैसे ही करंट ऑफ ड्राई एयर हमें यहां से देनी है। ड्राई एयर मतलब सूखी हवा होनी चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और सिर्फ ड्राई एयर होनी चाहिए प्योर, तो वो आप इधर सर्कुलेट करोगे, ब्लो करोगे अंदर। उससे होगा क्या, द एयर गेट सेचुरेटेड विद द वेपर इन ईच सेट ऑफ बल्ब्स। एयर क्या हो जाएगी, क्योंकि ड्राई एयर है तो वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगी, जो भी वेपर वहां पर बनेगा उसको एब्जॉर्ब करेगी एंड देन इट बिकम सेचुरेटेड, तो वो उसके थ्रू क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। The air takes up an amount of vapor proportional to the vapor pressure of the solution first, and then it takes up more amount of vapor from the solvent which is proportional to the difference in the vapor pressure of solvent and the vapor pressure of solution। मतलब वो जो ड्राई एयर है वो सबसे पहले गुजरेगी कहां से, सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर लेगी, फिर वो किससे गुजरेगी, प्योर सॉल्वेंट से, तो वहां पे वो वेपर प्रेशर और ऐड करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो पहले अगर अपन डायग्राम देखें तो एयर को यहां से पास कराया तो पहले वो सॉल्यूशन फेज से गई, वहां उसने एक वेपर प्रेशर गेन करा, वो वेपर प्रेशर उसका सॉल्वेंट का ही होगा वेपर प्रेशर जो कि सॉल्यूशन में मौजूद होगा, क्योंकि इस समय जो सॉल्यूट होगा उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो खुद तो वेपर बनाएगा नहीं, दूसरों को भी नहीं बनाने देगा, तो यानी कि जो सॉल्वेंट बनाता था उसका वेपर प्रेशर और कम कर देगा, तो पहले वो कम वेपर प्रेशर एयर गेन करेगी। लेकिन जब वो आगे जाएगी ट्यूब्स के थ्रू ऐसे घूमती हुई सर्कुलेट होती हुई आगे जाएगी तो सॉल्वेंट फेज में आएगी और फिर सॉल्वेंट में वो और वेपर प्रेशर ऐड करेगी, जो कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है इट टेक्स अप मोर अमाउंट ऑफ वेपर फ्रॉम द सॉल्वेंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। So it is proportional to the difference in the vapor pressure of solvent and solution, यानी कि वो P naught minus PS के बराबर होगा। P naught is the solvent vapor pressure, PS is the solution vapor pressure, तो P naught minus PS के बराबर होगा, P naught minus PS के बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा वेपर प्रेशर P naught minus PS के। The two sets of bulbs are weighed again and the guard tubes are also weighed। अब बल्ब के जो सेट्स थे, जो तीन बल्ब के सेट्स हमने बनाए थे सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के, उसको वेट करेंगे। एयर कहां गई, गार्ड ट्यूब में। गार्ड ट्यूब में कौन बैठा है, CaCl2, वो उस एयर को ट्रैप कर लेगा, तो जाहिर सी बात है गार्ड ट्यूब का वजन में भी बढ़ोतरी होगी, चेंज आएगा, और जो तीन बल्ब्स के सेट थे, तीन बल्ब्स के सेट थे, उनके वेट में चेंज आएगा, वेट टोटल हम निकाल लेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, लॉस इन मास इन सॉल्वेंट बल्ब अपॉन गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब्स, क्योंकि सॉल्वेंट के बल्ब्स में मास में कमी आएगी और गार्ड ट्यूब्स मतलब वो कैल्शियम क्लोराइड, ये गार्ड ट्यूब्स हैं ये, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, गेन हो जाएगा इसके मास का, विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, यानी कि ये हो जाएगा आपका काई-B के बराबर, मोल फ्रैक्शन के बराबर, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट जितना लॉस होगा अपॉन जितना मास गेन होगा, वो वैल्यू जो होगी वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल्स, तो सॉल्यूट का मोल्स हम WB अपॉन MB करके निकालेंगे अपॉन WA बाय MA प्लस WB बाय MB विच इज इक्वल टू काई-B, काई-B के बराबर होगा। नाउ The above relation is used for the calculation of molecular mass of non-volatile solute। यहां से आप MB का मास निकाल लोगे, ये जो MB का मास है आप molecular mass निकाल लोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। फॉर वेली डाइल्यूट सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिलेशंस कैन बी आल्सो अप्लाइड, क्योंकि आप ये सिंपल कर दोगे कि WA अपॉन MA में प्लस WB अपॉन MB जो था इसको इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये Na है, ये Na है और ये NB है और ये तो NB है, तो आपको ये चीज पता है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अभी लिखा था हमने फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन NB is very less than Na, so this implies
NB प्लस NA इज अप्रोक्सीमेटली NA, यही लिखा था हमने। तो NA प्लस NB को हम सिर्फ NA लिख सकते हैं, NA मतलब WA बाय MA, तो यहां पर सिर्फ WA बाय MA आया है, WB प्लस WB बाय MB इग्नोर हो गया, प्लस WB बाय MB इग्नोर हो गया, क्योंकि वो जीरो हमने लगभग इसको ऐड करने पर बोल दिया कि लगभग WA बाय MA रहेगा। तो ये आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो MB से। ये बात याद रखना, जितना सॉल्वेंट के बल्ब्स में मास का लॉस होगा उतना ही मास का गेन होगा गार्ड ट्यूब्स का। तो बस वही मास हमको देखना है और वही फिर हम मास को उनके मोलार मास से रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देंगे। जो भी मास में वहां पर गेन हुआ है, जो भी मास में वहां लॉस हुआ है, वो हम डिवाइड कर देंगे और सीधा हमारे तो हमको क्या मिल जाएगा, वहां पर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute is equal to mole fraction of solute। तो जितना भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होगा। तो हमारा सिर्फ टारगेट रहेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को निकालें, क्योंकि जितना भी मोल फ्रैक्शन सल्यूट का होगा वही RLVP हो जाएगा, जितना भी मोल फ्रैक्शन सल्यूट का होगा वही हमारा RLVP सीधे तौर पर होगा। तो सिर्फ हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें सल्यूट का, सिर्फ ये वैल्यू निकाल लें, बाकी काम हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार इसको एक्सपेरिमेंटली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक्सपेरिमेंटली जो हमने मेथड देखी है जिसको ओस्टवाल एंड वॉकर मेथड कहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, फिर यहां का स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर भी हमने चर्चा करी थी, ठीक है, मास की, एंड देन फाइनली इसका स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी हैं और समझी हैं, जिसमें हम हमेशा ये मानते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमेशा वेपर प्रेशर में कमी आएगी जितना सल्यूट आप मिलाते जाओगे। जितना ज्यादा आप सल्यूट मिलाओगे उतनी कमी उसमें आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, यानी कि वेपर प्रेशर की कमी बढ़ती जाएगी। और रिलेटिव मतलब जितना पहले वेपर प्रेशर था उसके मुकाबले कमी हमेशा बढ़ेगी जितना सल्यूट आप मिलाएंगे। तो RLVP इज इक्वल टू Chi-B, विच इंडिकेट्स RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें हमने सल्यूट का मोलार मास जो होगा वो भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब उसका भी एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू तो तब कैलकुलेट करेंगे जब उस पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका हमने एक्सप्रेशन जरूर देख लिया कि MB क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसकी जो शीट होगी वो हम एक कॉमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शीट लाएंगे, जिसमें हम लोग सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऐड करने वाले हैं। तो वो सारी शीट्स आपको कॉमनली मिलेगी, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, आने वाले टाइम पे भी मिलेंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर्स को मिस आउट कर रहे हो, या आपको कोई YouTube पर सिंक्रोनाइज वे में आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, एक सीक्वेंशियल वे में लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है YouTube पर जब भी हम कोई टॉपिक्स ढूंढते हैं पढ़ने के लिए तो हम उसको मैनुअली टाइप करके सर्च करते हैं। जैसे आप RLVP पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप उसको टाइप करोगे, सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे RLVP की। आपने RLVP का कोई भी वीडियो उठाया, आपको शायद समझ में भी आ जाए, लेकिन अब आपको यह नहीं पता कि अब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कनेक्टेड कौन सा पढ़ना है। कनेक्टेड मतलब अगर इस टॉपिक में कुछ पढ़ा है तो उस टॉपिक को अप्लाई करने के लिए एक और टॉपिक भी तो होगा, कोई कनेक्शन में होगा, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए था, या अगर इसमें हमने थ्योरी पढ़ ली है तो अब इसके क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। कोई शीट मिल जाए, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए यूट्यूब पर जिसको हम पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बट ऐसा यूट्यूब तो सजेशन देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ये मिसिंग एलिमेंट होता है कि हमें पढ़ाई में एक सीक्वेंस नहीं मिलता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो जिससे हमारा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम होता है और फिर इवेंचुअली खत्म हो जाता है।
अब इस समस्या से निजात पाने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर और सबसे आसान उपाय यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर आकर लेक्चर्स को देखो। क्योंकि जब आप वेबसाइट पर आते हो तो आपको यहां पूरी चीजें सिंक्रोनाइज्ड और बहुत सीक्वेंस और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज मिलती है। प्रॉपर कोर्स आपका यहां स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। कैसे? जैसे आप होम पेज पे आओगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी एग्जाम की। जैसे अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई K-12 के सेक्शन में जाओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो IIT JEE या नीट की, तो आप रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस पे जाओ। IIT JEE में जाओगे तो आपको सभी के यहां पर कोर्सेज दिखेंगे, मैथ्स का भी दिखेगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। जैसे आप केमिस्ट्री पर क्लिक करोगे, यहां देखो आप पूरे चैप्टर की आपको लिस्टिंग आएगी। प्रॉपर सीक्वेंस में चैप्टर होंगे, चैप्टर के साइड में प्लस का बटन है, जैसे ही क्लिक करोगे पूरे टॉपिक्स का आपको सीक्वेंस मिलेगा। पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको बस इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। लगातार इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करो। हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, सो दैट आप टाइम टेबल को प्लान आउट कर सको अपने, कि आज आप एक लेक्चर ये देखोगे, कल आप ये एक लेक्चर देखोगे, परसों ये 2 लेक्चर देखोगे। इस तरीके से प्लानिंग करो। और क्वेश्चन की वाली बात, जो शीट वाली बात रही है, तो ये देखो पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ दिख रहा है। ये पीडीएफ जो है वो शीट है, क्वेश्चंस की शीट है। बस इसी को यहां पर आपको डाउनलोड करना है। मतलब ऊपर जो टॉपिक दिया उसके नीचे क्वेश्चन की शीट आ गई, यहीं से डाउनलोड करना है, यहीं से आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। और अगर कोई क्वेश्चन ना बने या कोई भी डाउट आए तो नीचे उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, डीपीपी शीट सोल्यूशन। ये देखो लिखा है डीपीपी शीट सोल्यूशन। बस यहीं पर आपको उसको वीडियो को रेफर करना है, अपना डाउट्स तुरंत इंस्टेंटली सॉर्ट आउट करना है। तो आप ये देखो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको ये सारे लेक्चर्स दिख रहे हैं। और वीडियो क्वालिटी की बात करोगे तो बिल्कुल हाई डेफिनेशन में आपको वीडियोस दिखेंगे। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बफरिंग के ये स्ट्रीम होगा। जैसे YouTube पर चलता है वैसे आपको वेबसाइट पर दिखेगा ये स्ट्रीम होता हुआ। अब कई लोग सोच रहे होंगे, सर आपने वेबसाइट का जिक्र किया है, इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स दे रहे हो, कंप्लीट पैकेज बोल रहे हो, तो इस पैकेज की कॉस्ट भी बता दो, या कोई कूपन कोड दे दो जिससे हमें डिस्काउंट मिले, या कोई सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट कुछ बता दो, कुछ चीज़ें बता दो कैसे क्या पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात मैग्नेट ब्रेन्स की यही है कि आपको 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जैसे YouTube पर आप लेक्चर्स फ्री देखते हो, वैसे ही ये लेक्चर आपको वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये नहीं कि 2-4 लेक्चर डेमो वाले, डमी वाले रखें, बाकी लेक्चर्स के लिए पेमेंट लगना है। 100% मतलब 100% सिलेबस फ्री है। सारे चैप्टर, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इवन ये शीट्स भी, ये जो मैंने डीपीपीज बताई है, पीडीएफ बताए हैं, ये यहीं से डाउनलोड होगी फ्री में। आपने बस क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गई। तो सारी चीजें आपकी जो है यहां पर बिल्कुल डाउनलोड हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि कहीं पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 100% फ्री एजुकेशन है। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल पर IIT JEE के तो लगातार लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। अब नीट के भी लेक्चर्स, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो तुम्हारे जितने भी पहचान वाले हो, जितने भी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, स्कूल मेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स हो, जो एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो उनकी IIT JEE या नीट की कंप्लीट तैयारी करवा दे। कंप्लीट तैयारी मतलब रेगुलर वीडियोस दे दे, क्वालिटी कंटेंट हम उनको मिल जाए, डीपीपीज की शीट मिल जाए, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाते रहे, क्वेश्चन की शीट भी दे दें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दें, 1 शॉट रिवीजन मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए। मतलब कहने को उनको एक ही जगह पर कंप्लीट सोल्यूशन, 1 स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए IIT JEE का या नीट का, तो उन लोगों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। उन लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में कि भैया यहां सारी तैयारी एक बार में हो जाएगी आपकी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और लोगों तक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।